अच्छा जी, ग्रेड्स निकालने के बाद हम एक काम और कर लेते हैं। अगर हम स्टेटस देखें गौर से तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ेल हैं। तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा फॉर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास, देयर माइट बी अ चांस दैट यू माइट ओवरलुक फेल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि पास बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको फ़ेल नज़र ही ना आए। इसके लिए क्या हल है कि फ़ेल विजिबल हो के आए। अगर फ़ेल रेड में आए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने इस फ़ेल को सिलेक्ट करके, अगर मैं ये ऐसे रेड कर दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल वर्किंग है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही किसी चीज़ का स्टेटस ऑटोमेटिकली जिस तरह ये डिटेक्ट कर रहा है इफ़ देन के थ्रू, किसी भी चीज़ का स्टेटस पास या फेल में चेंज होता है तो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया खुद ब खुद फॉर्मेटिंग हो जाए। अच्छा, अब क्राइटेरिया के जैसी फॉर्मेटिंग है तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि इफ़ द टेक्स्ट इज़ सर्टेन, मतलब कोई सर्टेन टेक्स्ट आपकी सेल में लिखी हो तो बेस्ड ऑन दैट सर्टेन टेक्स्ट अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है तो ये कलर कर देगा उसको। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने क्या करना है कि अगर मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स, काफ़ी सारे रूल्स हैं, हम उस तरीके से देखते रहेंगे जिस तरीके से हमारे पास रिक्वायरमेंट इसकी आती जाएगी। फ़िलहाल मैं जाता हूँ इक्वल्स टू में, मैं कहता हूँ अगर इसमें से किसी भी सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर वो बराबर हो फेल के, तो ये देखिए लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये इस कलर में खुद ब खुद हाईलाइट कर दे। पूरे कॉलम में जहाँ पर भी फेल लिखा गया है उसको रेड कर देगा। अच्छा, पास के लिए क्योंकि मैंने अगर ग्रीन लगाना है तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मुझे सिलेक्ट करके पूरा कॉलम दोबारा जाना पड़ेगा, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल्स टू, और अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ एनी सेल्स विच इज़ पास। रेड में नहीं बल्कि मुझे इसको ग्रीन में करना है, ओके कर देते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप ग्रेडिंग की कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बस मैं आपको सिर्फ एक का बता देता हूँ और फिर बाकी आपने खुद से करने हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल आपने ए को दे दिया ग्रीन, ठीक है, फिर आपने दोबारा इक्वल्स टू लगाया, बी को चलें आपने येलो दे दिया, ठीक है, और फेल को आपने रेड दे दिया, या चलें फेल को रेड दे दिया। अच्छा, बाकी कंडीशंस का क्या, क्योंकि ऑप्शंस तो इसमें कुछ लिमिटेड से हैं, ये 3-4 ही ऑप्शंस हैं। हाँ, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल टू यू। आप सी में सेलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेट में जा सकता हूँ। बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसमें। ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने वर्ड में यूज़ किया होगा, बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है। आप इसको किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में भी बना सकते हैं। मैं फिल इफ़ेक्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है, पहले वो 2 कलर सेलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको इस कलर में कर दें, फिल इफ़ेक्ट्स में, बल्कि यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं ग्रीन, और फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम इस तरह की कुछ कलर करके डायगोनल अप कर देता हूँ मैं इसको, और कुछ इस तरह की हाईलाइटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से फॉर्मेटिंग इसकी करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डिटेल निकालनी है जो कि फ़ेल हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं तो वो फ़ेल ढूंढना बड़ा मसला है। ठीक है, इसी तरह मैंने 20 बी या समझ लें सी ग्रेड के स्टूडेंट्स निकालने हैं फ़िल्टर करके, बेसिकली क्योंकि हम उनका फॉर एग्ज़ाम्पल बैच चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको
इन रिज़ल्ट्स को फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। फ़िल्टर हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम भी लिख देता हूँ। फ़िल्टर करने के लिए ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी कि आपकी कोई भी हेडिंग, डेटा की हेडिंग जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने सबका नाम लिख दिया है, तो होम टैब पे जाके आप सॉर्ट एंड फ़िल्टर के ऑप्शन में जाएंगे और ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। मैं एक दफ़ा दोबारा से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके किसी भी दो के बीच में जाके डबल क्लिक करता हूँ ताकि एरो की भी आ जाए और आपके वर्ड्स भी हाइड ना हो बिटवीन बिसाइड्स दिस। अच्छा, अब मैं स्टेटस में जाता हूँ। दो ऑप्शंस हैं मेरे पास। बेसिकली ये ऑप्शन है सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। सॉर्ट का मतलब है you can arrange it in alphabetical order or ascending descending order, or either you can filter. सॉर्टिंग में आपने डाटा अरेंज करना है और फिल्टर में बेसिकली आपने कुछ स्पेसिफिक रिज़ल्ट्स को फ़िल्टर आउट करके एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट दिखानी है। स्टेटस में मैं जाता हूँ। आपकी इस लाइन से पहले के सारे ऑप्शंस सॉर्टिंग के हैं। अगर मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो A to Z, मतलब मैं सारे फेल ऐसे भी इकट्ठे ला सकता हूँ, और आप सिर्फ सॉर्ट बाय कलर्स भी कर सकते हैं कि जो ग्रीन है वो सबसे ऊपर आ जाएं। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं लेकिन फ़िल्टर करना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ सिर्फ इस सारे रिपोर्ट में से वो दिखा दे जो फेल हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा वो कहेगा कि आपका जो टोटल डाटा इसमें सिलेक्ट हुआ है, मतलब डिफरेंट सेल्स में जो आपने डाटा लिखा है, हर डाटा में या तो पास है या फेल है। तो ये आपका डाटा है बेसिकली। आपको इसमें से क्या चाहिए? मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल को मैं ख़त्म करता हूँ और मुझे सिर्फ फेल चाहिए। तो ये फ़िल्टर करके आपको एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट दिखा देगा। तो ये फ़िल्टर्स का यूज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पावरफुल टूल है। इवन आपको एक्सेल कुछ भी ना आता हो, अगर आपको फ़िल्टर्स ही सिर्फ आएँ तो तब भी आपका काफ़ी हद तक मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और है, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रेड हमने दे दिया, स्टेटस भी हमने डिफ़ाइन कर दिया, रैंक या पोजीशन एक स्टूडेंट की क्या बनती है क्लास में। ठीक है, ये हमने निकालना है। इसका भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू रैंक का फॉर्मूला है। इसमें रैंक डॉट एवरेज लिखा हुआ आएगा। अच्छा, इस रैंक के फंक्शन को हमने यूज़ करना है। बेसिकली ये 2007 से डिज़ाइन हुआ है, तो कुछ चीज़ों में वो रिकमेंड करते हैं कि आप दूसरा नए हमारे फार्मूलाज भी यूज़ करके देखें। ये थोड़ा सा पुराना फार्मूला है, लेकिन हमने यही फ़िलहाल यूज़ करना है। आप इसको टैब दबा दो और टूल टिप। अच्छा, ये टूल टिप समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी टूल टिप्स समझने लगे तो एक फार्मूला जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि हर टूल टिप का मतलब क्या है, मतलब नंबर का मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब क्या है। अच्छा, रैंक हमने देना है। खुद से सोचो आप कि रैंक किसके हिसाब से दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप 80% आपके जो है वो टोटल परसेंटेज है, तो आपका क्लास में रैंक क्या बना, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं क्लास में और हर एक की परसेंटेज क्या है। उन सबसे कंपैरिजन करके आपको पता चलेगा कि आपका पर्टिकुलर रैंक क्या बनता है। अच्छा, बेसिकली नंबर इज़ दैट स्टूडेंट के मतलब किस स्टूडेंट के मार्क्स को आपने रैंक देना है। स्टूडेंट की परसेंटेज, नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है रैंक। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इसको रैंक देना है, कॉमा रेफरेंस का मतलब है इन कंपैरिजन विद हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब 50% स्टूडेंट 1 ने लिए, अभी तक मैं इसका ग्रेड या रैंक नहीं बता सकता। सॉरी, रैंक नहीं बता सकता, ग्रेड तो हमें पता है।
रैंक नहीं बता सकता। रैंक तब पता चलेगा जब इसका कंपैरिजन कंट्रोल शिफ्ट डाउन सबके साथ होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि रैंक देना है इस नंबर को, स्टूडेंट की, पहले स्टूडेंट की परसेंटेज को, लेकिन कंपैरिजन करेंगे हम पूरे 50 स्टूडेंट के साथ। ये रेंज हमने सेलेक्ट किया I2 से लेके I51 तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ज़रा एंटर करके देख लेते हैं। 42 इसका रैंक बन रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। ज़रा गौर करते हैं कि ये रिज़ल्ट्स ठीक हैं कि गलत। थोड़ी देर देखें ज़रा। जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 47% पे एक स्टूडेंट का डी ग्रेड आ रहा है और जनाब 47 पे ही डी ग्रेड आ रहा है। 61 पे ये पास हो रहा है, 61 पे इसका बी ग्रेड आ रहा है और 64 पे ये पास है और ये इसमें पास है। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं कहूँ कि आप क्लास में फ़र्स्ट आओ, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपका जवाब क्या होगा? जब क्लास में एक ही स्टूडेंट हो तो बंदा फर्स्ट ही आता है, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो बेसिकली इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। आपने जब कंपैरिजन करना है, वो पहला स्टूडेंट हो या आखिरी स्टूडेंट हो, कंपेयर तो 50 के 50 से ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक स्टूडेंट को की परसेंटेज को 50 से कंपेयर करो और जब तक आप नीचे जाते जाओ तो स्टूडेंट आप ऊपर से कम करते जाओ और आखिरी स्टूडेंट का कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ ही रह जाए। इस सिचुएशन में तो क्या होगा, अगर मैं इसको 30% भी दे दूं तो इसने फर्स्ट ही आना है। ठीक है, क्योंकि डबल क्लिक करके अगर मैं देखता हूँ, इस सेल का कंपैरिजन ऊपर किसी स्टूडेंट के साथ नहीं है बल्कि सिर्फ अपने साथ ही है। बेसिकली होता क्या है कि जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फिल सीरीज़ की असाइनमेंट में कि सेल का रेफरेंस जब आप देते हो तो वो वेरिएबल रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीचे रिज़ल्ट्स ड्रैग होंगे तो आपको अपडेटेड रिज़ल्ट दिखाएगा, लेकिन कहीं कहीं जब आपका कंपैरिजन होता है, जिस तरह रेंज है, तो इसमें कुछ चीज़ें मूवेबल होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं। मतलब कि मैंने इस स्टूडेंट को रैंक देना है तो इधर तो इसको देना है, लेकिन नीचे तो किसी और को देना है, उससे नीचे इसको रैंक देना है, इससे नीचे इसको रैंक देना है। तो इसका मतलब है सेल्स तो मूव हों, लेकिन रेंज मतलब इन कंपैरिजन विद हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये 50 से अगर कंपैरिजन इसका हो रहा है कि मतलब इनकी आउट ऑफ 50 क्या पोजीशन है, तो नीचे वाले की भी आउट ऑफ 50 होगी, ना कि 49। लेकिन रेंज भी जब आपका सेल के रेफरेंसेस के साथ होगी तो ये भी नीचे मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले सिलेक्शन को छोड़ती जाएगी और नीचे वालों को सिलेक्ट करती जाएगी। इसको आपने स्टैटिक करना है कि जितना भी हम नीचे ड्रैग कर दें, ये रेंज अपनी जगह से पोजीशन ना हिलाए। कैसे करना है? आपने पूरी रेंज को सिलेक्ट करके F4 का बटन दबा देना है। अच्छा, F4 का बटन में कुछ लोगों के लैपटॉप में FN मतलब फंक्शन की दबा के F4 दबाया जाएगा और कुछ में सादा आप F4 ही दबा दें तो उससे भी ये फ्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली फ्रीज़ होने की निशानी क्या है कि इसमें डॉलर और डॉलर साइन आ जाते हैं। इसकी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने कहना है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को रैंक देना है, तो ये दिस सेल शुड मूव बट दिस रेंज शुड बी स्टैटिक बिकॉज कंपैरिजन हमेशा 50 स्टूडेंट के साथ ही रहेगा। इसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके अगर मैं एंटर करूं, हाँ, अब हमारी पोजीशन ठीक हो गई है। साथ ही साथ थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं। मैं देखता हूँ ऐसी रैंडम मार्क्स 43 स्टूडेंट के 87 मार्क्स हैं, बड़े ज़बरदस्त मार्क्स हैं। किस सब्जेक्ट में नज़र आ रहा है कुछ? नहीं, इसलिए क्योंकि आपके कॉलम्स
मतलब जैसे ही आप रिज़ल्ट नीचे लेके आते हो तो आपकी हेडिंग्स गायब होने लगती हैं, जो कि अगर ज़्यादा डेटा हो आप उसके हिसाब से देखना चाह रहे हो कि आप किस कॉलम में हो या किस डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हो। तो आपने अगर एक ट्रांजैक्शन चेक की जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट है, 89, जिस तरह 36 स्टूडेंट की 89 मार्क्स हैं, मैं देखना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट में, तो बार बार मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, सिर्फ हेडिंग्स देखने के लिए। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि एज़ आई मूव डाउनवर्ड्स, तो ये हेडिंग आपकी ना गायब हो, ये सारी हेडिंग अपनी जगह पे स्टैटिक रहे, नीचे डेटा जो है वो मूव होता रहे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आगे जाके रिकॉर्ड्स देखता हूँ, अब मैं रैंक देख रहा हूँ, मुझे आगे जाके पता ही नहीं है कि कौन से स्टूडेंट का रैंक है, तो मैं कुछ इस तरह का चाहता हूँ कि जब मैं आगे जाऊँ तो स्टूडेंट के नाम ना गायब हो, जब मैं नीचे जाऊँ तो ये हेडिंग्स ना गायब हो। इसके लिए एक ऑप्शन यूज़ होती है फ्रीज़ पेन्स की, ठीक है। आप व्यू में जाएंगे और फ्रीज़ पेन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ पहला ऑप्शन ही काम का है, फ्रीज़ टॉप रो जो है वो ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। टॉप रो का बेसिकली मतलब है कि पहली रो उसकी कोई भी हो वो फ्रीज़ कर दे। तो पहली रो में तो नॉर्मली कंपनी का नाम ही होता है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर नॉर्मली सीरियल नंबर्स वगैरह होते हैं। आपको चाहिए इस तरह की चीज़ जो आप खुद डिसाइड कर सको कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आगे जाऊँ तो हेडिंग्स ये ना गायब हो नाम, जब मैं नीचे जाऊँ तो ये हेडिंग्स ना गायब हो। तो इसका मतलब है यू हैव टू चूज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। आपने वहाँ पर कर्सर रखना है जहाँ से पीछे की चीज़ और जहाँ से ऊपर की चीज़ आप सब कुछ फ्रीज़ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो फ्रीज़ पेन्स क्या क्या फ्रीज़ करेगा। पेन का मतलब होता है एक पूरा एरिया। अगर कर्सर से ऊपर वाला फ्रीज़ हो रहा है तो ये पूरा की पूरी रो जो है वो आपकी फ़िक्स हो जाएगी, और अगर कर्सर यहाँ पर है तो ये तो फ्रीज़ होगी, साथ में आपकी इससे पीछे का एरिया ये भी फ्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो आपका ऊपर का पूरी रो, पीछे का पूरा कॉलम फ्रीज़ हो जाएगा। ज़रा टेस्ट कर लेते हैं हम व्यू फ्रीज़ पेन्स। कर्सर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, व्यू में फ्रीज़ पेन्स में जाके पहला ऑप्शन, ये देखें आपको लाइन ये नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है, ये एक इंटरसेक्शन लाइन बन गई। अब अगर मैं नीचे जाऊँगा तो आपकी हेडिंग्स नहीं गायब होंगी, और अगर मैं आगे जाऊँगा तो आपकी स्टूडेंट के नाम नहीं गायब होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, नाउ फॉर्मेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको मैं वापस अपने उसमें कर देता हूँ। बेसिकली आपने ये कलर्स ख़त्म करने हैं तो आप इसी ऑप्शन पे वापस आके होम में इसको नो फिल कर दें, ठीक है। इसको भी आप नो फिल कर दें। अच्छा, फॉर्मेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी काम कर लिया हो उसकी तब तक वैल्यू नहीं बनती जब तक उसमें कोई अच्छी लुक ना हो, ठीक है। कोई चार्ट्स ना हो, कोई प्रेजेंटेशन ना हो, कोई कलर्स ना हो। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, चलो कि इसको कोई लाइट सा शेड दे देता हूँ, ठीक है, और इसको वाइट ही रखता हूँ। नीचे वाले को मैं कुछ इस तरह से शेड दे देता हूँ, उसके बाद वाले को वाइट ही रखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग बेहतर तो नज़र आ रही है, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कंट्रोल Z करके मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। क्यों ना मैं पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करूँ विद हेडिंग्स। अच्छा, जब भी मैं आपको कहूँ कि आपने डेटा सिलेक्ट करना है विद हेडिंग्स, आपने याद रखना है कि आपने वो हेडिंग सिलेक्ट करनी है जो कि डेटा की अपनी हेडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इससे ऊपर द एजुकेटर स्कूल लिखा होता, स्कूल, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपने डेटा सिलेक्ट करना है विद हेडिंग्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेडिंग आपने सेलेक्ट करनी है। इस हेडिंग का इस डेटा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने वो हेडिंग सेलेक्ट करनी है जिसका डेटा से ताल्लुक़ है। इनका ताल्लुक़ है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। उसके बाद
मैं जस्ट कंट्रोल टी दबाऊँगा, एंटर कर दूँगा, ये लीजिए आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। ना सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई बल्कि आपके पास एक डिज़ाइन का स्पेशल टैब आ गया जिसमें आपके पास चॉइस है कि कोई सा भी फॉर्मेट जब तक पसंद नहीं आता आप इंजॉय करते रहो देख के। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने कैसे लगाया, कंट्रोल Z करके आपको वापस स्लो मोशन में दिखाता हूँ। डेटा सेलेक्ट करना है विद हेडिंग्स, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। उसके बाद आप होम टैब पे जाके फॉर्मेट एज टेबल, ये इसकी डिफ़ॉल्ट डिफाइंड फॉर्मेटिंग है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद है, अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है यहाँ पर, वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। डेटा तो हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके थे, वरना हम यहाँ से भी कर सकते थे। अच्छा, माई टेबल हैज़ हेडर्स और नो, मतलब ये आपसे पूछ रहा है क्या आपकी अपनी हेडिंग्स हैं, वरना ये ख़ुद से एक हेडिंग बना देगा क्योंकि फ़िल्टर्स ये ऑटोमेटिकली उस पर लगाने होते हैं इसको। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अनचेक किया था तो इसने देखें कॉलम 1 कॉलम 2 के नाम से हेडिंग्स खुद से लगा दी और इसको एज अ कंटेंट ये ट्रीट कर रहा है, मतलब अब दीज आर नो मोर हेडिंग्स। तो हमारे पास ये सिचुएशन नहीं थी, इसलिए हमने अंडू करके दोबारा से लगा के देखते हैं। माई टेबल हैज़ हेडर्स, जब भी आपकी अपनी हेडिंग्स होंगी आप इस पर चेक करेंगे। ओके, ठीक है। बेसिकली इसी ऑप्शन का मैंने आपको शॉर्ट की बताया था। पूरा डेटा विद हेडिंग सेलेक्ट करके कंट्रोल टी फॉर टेबल, कंट्रोल टी, ये आपने सेलेक्ट करके एंटर कर देना साथ ही। ठीक है, तो विद इन सेकेंड्स हमारी ये फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा, और क्या हो सकता है, कुछ और फंक्शंस हैं। आप बेसिकली कोई रिमार्क्स भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, फॉर्मेट एज टेबल करने का फ़ायदा, अगर मैं इसके साथ वाले सेल को किसी को भी मतलब कुछ मेंशन करता हूँ तो आपको इसकी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिमार्क्स में कहता हूँ इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू पास देन गुड अदरवाइज बैड। आपने बेसिकली ग्रेड्स पे बनाने अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं एक क्विक आपको बता रहा हूँ। इक्वल्स टू इफ़ दिस सेल। अच्छा, एक बात हमने नोटिस की है, इफ़ लिखने के बाद मैंने ये सेल सिलेक्ट किया था, रेफरेंस क्या आना चाहिए था, ये जे कॉलम की थर्ड रो है, तो J3 के बजाय ये क्या लिखा आ गया, @ स्टेटस और ये सारा कुछ। बेसिकली यही ड्रॉबैक है फॉर्मेट एज टेबल का। ये कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन कहीं आपके फार्मूलाज सही काम नहीं करते उसके बाद, फॉर्मेट एज टेबल करने के बाद। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। बेसिकली इसका भी उसी तरह का सोल्यूशन है जिस तरह आपने कंट्रोल पे स्पेशल एज वैल्यूज़ ओनली किया था। ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, डेटा पूरा अपनी तरफ से बना के पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी पे स्पेशल एज वैल्यूज़ ओनली किया था। इसमें थोड़ी सी चीज़ फ़र्क है, आपने पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, जस्ट राइट क्लिक करके आपने टेबल पे जाना है और कन्वर्ट टू नॉर्मल रेंज कर देना है। ये कन्वर्ट टू नॉर्मल रेंज करने के बाद येस करना है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आपने खुद से ये फॉर्मेटिंग की हो। ठीक है, खुद से मेहनत करके ये फॉर्मेटिंग शायद की जैसे की हो आपने, इस तरह से ये हो गया। लेकिन इससे एक नुकसान है, अब आप इसकी फॉर्मेटिंग या कलर्स जो है वो मज़ीद चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाला ऑप्शन जो पहले आ रहा था हमारे पास वो चला गया। अच्छा, अब दोबारा से देखते हैं, इक्वल्स टू इफ़ दिस सेल, अब रेफरेंस बिल्कुल ठीक आ रहा है। J3 इज़ इक्वल टू पास, अगर यहाँ पर पास लिखा है तो गुड शो कर दे, अदरवाइज बैड शो कर दे। देखते हैं,
अच्छा देखें, ये फेल है, ये बैड हो गया, ये फेल है, ये बैड हो गया। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ के रिव्यूज़ हम दे सकते हैं। लेकिन एक और मसला, सारे के सारे रिमार्क्स बिल्कुल ठीक आ गए, फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई। बेसिकली आप देख सकते हैं कि बाकी सारे सेल्स की किस तरीके से फॉर्मेटिंग है, कितनी अच्छी बैलेंस फॉर्मेटिंग लग रही है। लेकिन जैसे ही आपने रिमार्क्स का रिज़ल्ट बाकी सब पे कॉपी किया, एक अजीब सी फॉर्मेटिंग आपकी पहले सेल के मुताबिक सब पे हो गई। आपने इसको ठीक करना है। कैसे करें? मैनुअली तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक ऑप्शन है फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट करना। मैं देखता हूँ कि यार अगर इस जगह का फॉर्मेट बिगड़ा हुआ है, 7 वाले कॉलम का तो ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ 7 वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करके होम टैब पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली फॉर्मेट कॉपी कर लेगा। देखें जिस तरह से सिलेक्शन आ रही है बिल्कुल कॉपी वाले स्टाइल में आ रही है, और साथ में इस कर्सर के साथ ब्रश बना हुआ है। अब जहाँ से मैंने सिलेक्ट करके कॉपी किया था वहीं पर पेस्ट होगा। मतलब कॉलम से अगर फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया था तो आपने कॉलम पर ही पेस्ट करना है इसको। ये देखें 1 मिनट के अंदर आपकी सारी फॉर्मेटिंग हो गई। दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, जस्ट इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, क्योंकि पूरा कॉलम सिलेक्ट करके किया था तो पूरे कॉलम पे ही पेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अच्छा, बेसिकली जब फॉर्मेट एज टेबल आप करके राइट क्लिक करके वो टेबल वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं कन्वर्ट टू रेंज का, उसके बाद फ़िल्टर्स हट जाते हैं। फ़िल्टर्स आपको मैनुअली ख़ुद से लगाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं सारी हेडिंग सेलेक्ट करूँगा, शॉर्ट की के थ्रू अगर फ़िल्टर्स लगाने हैं। अब मुझे वैसे शॉर्ट की पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हर शॉर्ट की ऑल्टरनेट से निकलती है। फिर ही मुझे ये भी पता है कि सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन लगाना जो है वो होम टैब पे होता है एच, फिर सॉर्ट एंड फ़िल्टर में मुझे नज़र आ रहा है कि एस दबा दो, फ़िल्टर लगाने तो एफ़ दबा दो। तो इसका मतलब है अब मुझे की याद हो गई, ऑल्टरनेट HSF। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कुछ और कंडीशंस भी हैं यहाँ पर। अगर आपको कहीं भी फील होता है कि लेक्चर जो है वो आपकी समझ से बाहर होता जा रहा है, तो आप उसी वीडियो को पॉज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, अगर ज़रूरत पड़ने पे रिवर्स रिवाइंड करो, और उसके बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देखते हैं, चलें नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।